तो गाइज़ अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बात करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, जिसमें हमने 4 गोल्स पढ़े थे: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी के बारे में। आज हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। देखो, सबसे पहले चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था कि हमारे देश में स्टैग्नेशन क्यों आया था एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके मैंने आपको रीजंस पढ़ाए थे कि हमारे देश में लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जिसे ज़मींदारी सिस्टम कहते हैं। प्रोडक्टिविटी बहुत लो लेवल की थी, स्कार्सिटी फॉर इन्वेस्टमेंट था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था और लास्ट रीज़न था पार्टीशन का। अब 1950 से 1990s के एरा को हम पढ़ रहे हैं और हम यहाँ जान रहे हैं कि 40 साल 4 डिकेड जब हमें मौका मिला तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स देखी और उसके लिए हम लोगों ने क्या रिफॉर्म्स लाए, उसके बारे में जनरली हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आता होगा। अच्छा, तो हमने यहाँ बताया था कि हमने, देखो इसमें लिख भी रहा है कि जब हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर का, तो इसमें हमने बताना है कि पहले जब हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1, तो हमने पढ़ाया था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे ज़मींदारी सिस्टम चल रहा था और प्रोडक्टिविटी लो लेवल की थी। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बहुत लो लेवल की हो गई थी। द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स इंडिया टू इम्पोर्ट फूड फ्रॉम द यूएसए। यानी कि जब प्रोडक्टिविटी बहुत गिर गई तो कहीं ना कहीं हमें डिपेंडेंट यूएसए पे होना पड़ गया फूड ग्रेन्स के लिए। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम थी 1950s और 1990s के एरा में लो प्रोडक्टिविटी। हम सब जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी बहुत लो लेवल की थी। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैग्नेशन इन दिस सेक्टर। क्योंकि लोगों को इतनी नॉलेजेबल नहीं थे, अवेयर नहीं थे, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते थे। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आई थी, लो प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी गिरने लगी थी। सेकंड जो इसका मेजर रीज़न था, जो प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो थी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। कहने का मतलब क्या है, सपोज करो एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक फील्ड है जहाँ पे 3 लोगों की ज़रूरत है पर एक्चुअली 5 लोग वर्क कर रहे हैं। तो जो 3 लोगों से आउटपुट निकलना है उतना तो निकल गया, लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा लोग वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, दैट इज़ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे उसे? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ये भी एक रीज़न था। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवर क्राउडिंग हो गई थी, हम जानते ही हैं, है ना। जब ओवर क्राउड हो गई है, जितने लोगों की ज़रूरत है उससे जब ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, दैट इज़ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा, हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंडेंट था भाई, हाईली डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। हमें ज़्यादातर रेनफॉल पे डिपेंड होना पड़ता था, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं आई थी इरिगेशन के लिए भी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, हम जो भी फार्मिंग कर रहे थे वो केवल और केवल सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे थे, बल्कि मार्केट में सेल करने के लिए कुछ नहीं बना रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। टेक्नोलॉजी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे उस टाइम पे नहीं थी। देयर वर मैनी ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी एंड हार्वेस्टिंग मशीन्स। हार्वेस्टिंग वाज जनरली डन मैनुअली एंड वाज वेरी टेडियस। तो हमें मैनुअली करना पड़ता था हार्वेस्टिंग, उसके लिए भी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टीनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, तो जो ज़मींदार होते थे और जो टीनेंट्स होते थे, किराएदार जो होते थे, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन था वो भी इतना अच्छा नहीं था। एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और स्मॉल लैंड होल्डिंग, हमारी जो लैंड होल्डिंग थी वो बहुत छोटी थी, फ्रेगमेंटेड, बटी हुई थी। जब हमारी लैंड होल्डिंग्स बटी हुई होती है ना, स्मॉल होती हैं, तो हमारा जो पर आउटपुट है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो भी अच्छा नहीं निकल पा रहा था। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ लानी थी फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। इसके लिए हमने 2 मेजर यूज़ किए, एक हमने लैंड रिफॉर्म्स का यूज़ किया और एक हमने ग्रीन रिवोल्यूशन का यूज़ किया। ठीक है, यानी कि हमने ज़मीन के लिए रिफॉर्म्स लाए और ग्रीन रिवोल्यूशन को लेकर आई थी। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए। आई होप इतनी मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। जनरली लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि चेंज इन ओनरशिप। क्या होता है लैंड रिफॉर्म्स का मतलब? जब हम ओनरशिप में चेंज करते हैं। जैसे ओनरशिप में चेंज करने का मतलब क्या है कि हम एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, कि हम इंटरमीडिएटरीज को एबोलिश कर दें, कि जो भी हमारे ज़मींदार और जो फार्मर्स, यानी कि जो ज़मींदार थे जो लगान वसूल करते थे और उनके बीच में जो हम किसान लोग हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं इंटरमीडिएटरीज की तरह काम करते थे। ज़मींदार हमसे टैक्स वसूलते थे तो वो हमारे इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते थे, हमसे हैवी टैक्सेस लेते थे फार्मर से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स लाने का मतलब होता है कि चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स थ्रू एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज एंड लैंड सीलिंग। यानी कि गवर्नमेंट ने सोचा कि लैंड रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे।
क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट का मेन एम ये था कि जो लैंडलेस लेबर है, जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास एक ज़मीन भी नहीं है, उन्हें एक ज़मीन प्रोवाइड करना। यानी कि उनका मेन एम था कि जो एक्चुअल टिलर्स हैं, जो एक्चुअल जोत रहे हैं उस ज़मीन को, उनको एक तो लैंड मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ लैंड तो उनके पास होनी चाहिए एग्रीकल्चर करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ओनरशिप चेंज करेंगे। क्या डिसाइड किया? चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। जिनके पास ओनर है उनकी लैंड होल्डिंग्स की ओनरशिप को चेंज करेंगे। कैसे? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी। जो बीच में इंटरमीडिएटरी आते हैं उनको हटा दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने सोचा था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड ही होगी, उसकी अगर बियॉन्ड उसके पास लैंड होती है तो सरकार उसे ले लेगी और ऐसे व्यक्ति को देगी जिसके पास लैंड नहीं है। ठीक है, तो लैंड सीलिंग की मदद से और इंटरमीडिएटरी को एबोलिश करके सरकार लैंड रिफॉर्म्स लाना चाहती थी। एज वेल एज सेकंड जो मेजर पॉइंट गवर्नमेंट ने लिया वो ग्रीन रिवोल्यूशन का है। देखो, ग्रीन रिवोल्यूशन के आने की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत तेज़ी से फ्लरिश हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन। जनरली 1960s के एरा में ग्रीन रिवोल्यूशन आया। तो ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति। जनरली ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ HYV सीड्स। यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करके जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन को इनहेंस करेंगे, दैट इज़ ग्रीन रिवोल्यूशन। ये गवर्नमेंट चाहती थी। तो गवर्नमेंट के ये दो मेजर रोल थे। तो हम सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स को ही समझते हैं, जिसमें देखो लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड। लिख भी रहा है कि लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर। लैंड रिफॉर्म्स क्या चाहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्विटी आ सके। क्या आ सके? इक्विटी। इक्विटी का मैंने मतलब बता दिया था। सोशल जस्टिस को इक्विटी कहते हैं कि जनरली जो लोग की बेसिक नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं और रिड्यूस करना चाहते हैं जो भी हमारी इनइक्वलिटी है इन इनकम एंड वेल्थ, है ना। सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं और लोगों की जो वेल्थ में पुअर और रिच का जो गैप है उसको ख़त्म करना ही मेजरली एम है। तो वो चाहते थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पुअर फार्मर्स हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनको लैंड नहीं मिल पा रही है, उन्हें लैंड प्रोवाइड करना। तो उनका डिसीजन था कि सबसे पहले इंटरमीडिएटरीज को एबोलिश किया जाए। क्या किया जाए? इंटरमीडिएटरीज को एबोलिश किया जाए, है ना। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया वो भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में बताता रहूँगा। समझते चलो कि सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया कि सरकार ने दो नीतियाँ निकाली कि सबसे पहले तो हमें ओनरशिप में चेंज करना है ना, थ्रू एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज को हटाकर, और लैंड सीलिंग लानी है। देखो, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज में सरकार का एम था, इंडियन गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप टू एबोलिश इंटरमीडिएटरी एंड टू मेक टिलर्स द ओनर ऑफ द लैंड। सरकार का मकसद था कि बीच के इंटरमीडिएटरीज को हटा दो और जो भी टिलर्स हैं, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उस जमीन पे, उन्हें उस लैंड का ओनर बनाया जाए। ठीक है, एम बिहाइंड लैंड टू द टिलर। तो क्या एम था? द आइडिया बिहाइंड दिस स्टेप, देखो लिख भी रहा है कि द आइडिया बिहाइंड दिस स्टेप was that ownership of land would give incentive to the actual tillers to make improvement and to increase output provided sufficient capital was made available to them। सरकार कहती थी कि उन्हें केवल केवल sufficient capital की ज़रूरत है, उन्हें केवल केवल पूंजी की ज़रूरत है, और उन्हें जैसे ही लैंड मिलेगी तो उनके पास एक ऐसा इंसेंटिव, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे और अपना आउटपुट को जनरेट कर पाएंगे। Tenant do not have any incentive to make improvement on land since it is the owner of the land who benefit more from higher output. Ownership of land will enable the tillers to make profit from the increased output। सीधा से सीधा मतलब था कि जो लैंडलेस लेबर है, जो एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल हैं, उनको लैंड देना और जिससे वो अपना आउटपुट इंक्रीज कर सकें, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कर सकें, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा कर सकें। लेकिन ये जो एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट, जैसे ही सरकार ने इंटरमीडिएटरीज को एबोलिश किया, कम से कम 200 लाख टीनेंट्स डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आए गवर्नमेंट के, और ओनरशिप राइट्स ग्रांट टू टीनेंट्स गिव देम द इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। तो जैसे ही उन्हें ओनरशिप राइट मिला, उन्हें ज़मीन का राइट मिला, तो उनका आउटपुट इंक्रीज होने लग गया। ठीक है, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई। क्या अपॉर्चुनिटी आई? कि उनका आउटपुट बढ़ने लगा, है ना, और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होने लगी। लेकिन कुछ रीज़न की वजह से ये जो इक्विटी थी ये अचीव नहीं हो पाई, ये जो गोल था इक्विटी का वो सक्सीड नहीं हो पाया। उसका मेजर रीज़न क्या था? उसका मेजर रीज़न था कि कुछ एरियाज़ में जो ज़मींदार थे, जो बड़े बड़े किसान थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहीं ना कहीं घपलेबाजी कर दी लेजिस्लेशन में। क्या? उन्होंने लेजिस्लेशन में कुछ लूप होल्स, मतलब कुछ कमियाँ निकालनी शुरू कर दी और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ऑफ लैंड अपने अंडर में कर लिया। कुछ केसेस में उन्होंने क्या किया? ज़मींदारों ने टीनेंट्स को हटा दिया, जो एक्चुअल टिलर्स थे सॉइल के, जो मेहनत करते थे, उन्हें एविक्ट किया गया, और ज़मींदार खुद कहते थे कि हम यहाँ के सेल्फ कल्टीवेटर्स हैं, है ना। एक्चुअल में ज़मींदार तो कुछ करते नहीं थे,
वो तो लगान वसूलते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो टेनेंट्स हैं ये नहीं है, ये कल्टीवेटर्स नहीं है, ये हमारे लिए ज़मीन में काम नहीं करते, बल्कि उन्होंने खुद को सेल्फ कल्टीवेटर घोषित कर दिया ज़मींदारों ने, है ना। इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ लैंड, भाई लैंड की ओनरशिप मिलने के बावजूद भी जो बहुत पुअरेस्ट थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो लैंड रिफॉर्म से बेनिफिट नहीं उठा पाए, क्योंकि देखो बड़े बड़े लोग ही, बड़े बड़े किसान ही कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। पुअर को मिल भी गई लैंड तो भी उसके लिए क्या इंसेंटिव, क्या इन्वेस्टमेंट किया गया होगा, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स की मदद से उन्होंने क्या कोशिश करी। गवर्नमेंट का एम था कि जो लैंडलेस लेबर है, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उनको लैंड प्रोवाइड कराना, उनको एक अपॉर्चुनिटी देना, उनको एक इंसेंटिव मिलना कि वो अपना आउटपुट अच्छा कर सकें, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कर सकें, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी कर सकें। उसके लिए उन्हें लैंड प्रोवाइड करने का सबसे पहला डिसीजन उन्होंने लिया। लेकिन कुछ इक्विटी का जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि लेजिस्लेशन में कुछ ना कुछ कमियां निकाल के उन्होंने बहुत सारी लैंड अपने अंडर में ले ली। कुछ उन्होंने टेनेंट्स को हटा दिया, इविक्ट कर दिया, और डिसाइड किया कि जो ज़मींदार हैं वही सेल्फ कल्टीवेटर्स हैं। और कुछ लैंड मिलने के बावजूद भी पुअरेस्ट ऑफ द जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पुअर फार्मर्स हैं, वो उनके पास पैसा भी तो होना चाहिए लैंड मिलने के बाद, तो वो भी उनसे बेनिफिट नहीं उठा पा रहे थे लैंड रिफॉर्म से। सेकंड इसमें इन्होंने मेजर स्टेप उठाया था, वो था लैंड सीलिंग। देखो लैंड सीलिंग का सीधा सीधा मतलब होता है, जब आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ द लैंड मिलने के बाद सरकार कहती है कि एक व्यक्ति के पास एक लिमिट तक ही लैंड रहेगी। उनका कहने का मतलब था लैंड सीलिंग रेफर्स टू द फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल बियॉन्ड द स्पेसिफिक लिमिट। अगर उस लिमिट के बाद उसके पास कोई भी लैंड होती है तो वो गवर्नमेंट ले लेगी अपने अंडर में, है ना। All lands belonging to a particular person would be taken over by the government and will be allotted to the landless cultivators and small farmers. लैंड सीलिंग का मतलब होता है कि लैंड पे रोक लगा देना। एक व्यक्ति के पास एक ही लिमिट पे लैंड होनी चाहिए, अगर उसके बियॉन्ड उसके पास ज़मीन पाई जाती है तो सरकार उसे अपने अंडर में ले लेती है, और ऐसे स्मॉल फार्मर्स, पुअर फार्मर्स को दे देती है जिनके पास लैंड नहीं है। इस लैंड सीलिंग का मेजर पर्पस ये था, द पर्पस ऑफ द लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। तो जो बड़े बड़े सत्ते, बड़े बड़े फार्मर जो इतनी बीघा में ज़मीन खरीद के रख लिया करते थे, अब वो उनकी कंसंट्रेशन को, जो बहुत कम लोगों के हाथ में, मतलब जो रिच फार्मर्स के हाथों में, जो कुछ ही लोगों के हाथों में जो सत्ता कहते हैं ना, उसको वो कम करना चाहती थी। वो चाहती थी कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ द लैंड ही बड़े बड़े फार्मर्स के पास हो, और जो फिक्स अमाउंट ऑफ द लैंड के बाद जो लैंड रखेगा वो सरकार अपने अंदर ले लेगी और पुअर फार्मर्स को देना शुरू कर देगी। लैंड सीलिंग हेल्प टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। लैंड सीलिंग भी क्या चाहता था कि इक्विटी हो, पुअर और रिच का गैप खत्म हो सके। उन्होंने बताया कि हाउएवर द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन वाज चैलेंज्ड बाय द बिग लैंडलॉर्ड्स। लेकिन ये जो लैंड सीलिंग था ये बड़े बड़े फार्मर्स के लिए तो चैलेंज बन गया था, क्योंकि देखो उनके पास तो पैसा बहुत था, उनके पास तो लैंड बहुत सारी हो सकती थी, लेकिन जब डिसाइड कर लिया गया कि आपके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड ही होनी चाहिए, तो बड़े बड़े फार्मर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत के कारण बन गया। वो भी बहुत चालाक थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने रिलेटिव्स के, अपने फैमिली के, अपने भाइयों के नाम ज़मीन करनी शुरू कर दी। बस अपने पास फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड रखी और बाकी ज़मीन अपने भाइयों के नाम बांटनी शुरू कर दी। दे डिलेड इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करने में डिले कर दिया। दिस डिले टाइम वाज यूज बाई देम, इतना ही डिले टाइम उन्होंने यूज़ किया जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे। और ये जो रजिस्टर, और यही जो लैंड उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में थी, है ना, उसको क्या कर दिया, अपने रजिस्टर करा दिया इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव के नाम पे, जिससे वो इस कानूनों से बच सके। तो ये भी बहुत चालाक थे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स। इन्होंने अपने भाइयों के नाम, रिलेटिव्स के नाम लैंड को रजिस्टर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अपने पास तो स्पेसिफिक लिमिट तक होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि अगर हम ज़्यादा लैंड रखेंगे, एक स्पेसिफाइड लिमिट के बाद लैंड रखेंगे तो सरकार हमसे ले लेगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने दोस्तों के नाम, अपने रिलेटिव्स के नाम इन लैंड को बांटना शुरू कर दिया। तो कंक्लूजन कुल मिला के इस लैंड रिफॉर्म का ये निकला कि लैंड रिफॉर्म केवल केरला और वेस्ट बंगाल में ही सक्सेसफुल रहा, और बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ दीज स्टेट वर कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स की पॉलिसी से कमिटमेंट थी। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन क्या अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, दुर्भाग्य से अदर स्टेट इस चीज़ को, कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए, और एंड वास्ट इनइक्वलिटी इन लैंड होल्डिंग्स कंटिन्यू। और ये जो बड़ी बड़ी जो लैंड होल्डिंग्स थी, इसकी जो इनइक्वलिटी थी कि बड़े बड़े फार्मर्स के पास ही बहुत ज़्यादा लैंड थी, कंसंट्रेशन, सेंट्रलाइजेशन जिसे बोलते हैं, कि कुछ ही लोगों के हाथों में जो सत्ता थी वो सेंट्रलाइज्ड हो गई थी बड़े बड़े फार्मर्स के हाथों में, और ये इनइक्वलिटी
चलती रही। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको इसका पहला पॉइंट बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होगा कि गवर्नमेंट ने 2 कोशिशें अपनाई, पहला लैंड रिफॉर्म्स, दूसरा ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताया, जहाँ पे सरकार चाहती थी कि कम से कम जो एक्चुअल में टिलर्स हैं, जो एक्चुअल में मेहनती हैं, जो एक्चुअल में खेतों को जोत रहे हैं, है ना, उन्हें कम से कम लैंड मिल सके। तो इंटरमीडिएटरीज को एबोलिश करने का सबसे पहला उनका रीज़न था, वो ये चाहते थे कि उन लैंडलेस लेबर को लैंड मिले, उन्हें एक इंसेंटिव मिले, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे वो अपना स्टैंड ऑफ लिविंग अच्छा कर सकें, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस कर सकें। ये इनका मेन एम था। दूसरा, लैंड सीलिंग, यानी कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड केवल और केवल एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, है ना, और उसकी अगर स्पेसिफिक उसके लिमिट के बाहर अगर लैंड होगी तो सरकार अपने कंट्रोल में लेकर ऐसे फार्मर्स को दे देगी जो लैंडलेस हैं, जो पुअर हैं। लेकिन जनरली ये जो इक्विटी का जो इनका गोल था एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि ये दोनों ही क्राइटेरिया फेल हो गए। बस बंगाल, वेस्ट बंगाल और केरला में ही सक्सेसफुल रहा, है ना। तो आई होप कल मिलते हैं, और आई होप, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स लाई। हमने दिक्कतें भी पड़ी थी कि भाई मानसून पे डिपेंड होना पड़ रहा है, लो प्रोडक्टिविटी है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है ना, और सब्सिस्टेंस फार्मिंग चल रही है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, तो ये प्रॉब्लम्स भी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसी से निकलने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रिवोल्यूशन बनाया। लैंड रिफॉर्म्स का सीधा सीधा मतलब होता है चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स थ्रू एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज एंड लैंड सीलिंग, कि कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लैंड होनी चाहिए किसी के पास, और इंटरमीडिएटरीज को एबोलिश करके लैंडलेस लेबर को लैंड दिलाना ही मेजर मकसद था। ठीक है, कल के टॉपिक में हम फिर आपको मिलेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन की इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ HYV सीड्स। समझ में आया? तो क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन के आने से हमें ये भी समझ में आया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरा स्टेग्नेशन हट गया, और कहीं ना कहीं हम सेल्फ रिलायंट बन गए थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ ही लेके जाएंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।